हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है साउंड, उसके पार्ट ए के जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, आप उसको क्लिक कर देना और इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। देखिए, चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपकी डिपेंड करती है। और जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपकी डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डेंसिटी ऑफ द गैस। देखिए, आपके सामने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपको पता है ये फॉर्मूला कहां से आया है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड को मुझे फाइंड करना है तो दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ, दैट इज गामा पी बाय रो। जहां तक v की बात करें तो ये स्पीड ऑफ साउंड है। अगर मैं p की बात करूं तो ये एक प्रेशर है, प्रेशर इन गैस। अगर मैं रो की बात करूं तो ये डेंसिटी ऑफ द गैस है। और जहां तक मैं गामा की बात करूं, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप यहां पे इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो स्पीड है ना साउंड की, वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस है। तो मतलब बहुत सिंपल है इसमें कि अगर किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड उस पर्टिकुलर गैस में से थोड़ा स्लोली जाएगा। कहने का मतलब ये कि देखिए, अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं तो जो ऑक्सीजन है ना आपका O2 इज 16 टाइम्स डेंसर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मैं H2 का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की डेंसिटी देता हूं, डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये इनवर्सली है ना, तो ऊपर आपके पास ऑक्सीजन आएगा और नीचे आपके पास हाइड्रोजन आएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं। तो क्योंकि ये 16 टाइम्स डेंसर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 16 जो होता है वो आपका बेटा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर फैक्टर ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, एंड दैट इज टेम्परेचर। देखिए, अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, तो लिखा हुआ है यहां पे कि द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट ऐसा क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर आपके टेम्परेचर को राइज किया जाता है तो जो डेंसिटी होती है गैस की वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। और अभी तो हमने पढ़ा कि जो स्पीड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर आपकी डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन मोर प्रिसाइजली मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि एक्चुअली में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझनी पड़ेगी, और अभी अगर ना हम वो ना डिस्कस करें तो बेटर, कि बिकॉज वो ज्यादा टाइम लेगा इस चीज के लिए। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि अगर मुझे कोई बोलता है
कि मुझे कंपेयर करना है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट, मतलब सेम गैस विद डिफरेंट टेम्परेचर, तो मैं एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। देन आई विल से दैट दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 ओवर T1। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं अपने स्पीड को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक्सपेरिमेंटली ये एविडेंट है, मतलब हमने इसके बारे में एक्सपेरिमेंटली देखा है कि विद एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और हाँ मैं एक बात आपको प्लीज और बता दूं कि यहां पर जो टेम्परेचर आपने पुट करना है वो आपका केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन होता है आपका। ऑलराइट, तो जो मैं इसके बारे में बता रहा था कि विद ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली इंक्रीज होती है विद 0.61 मीटर पर सेकेंड और 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि आपने टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है और जो स्पीड है साउंड की वो इंक्रीज हो जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड से। तो मैथमेटिकली इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये वाला जो आपका फॉर्मूला है वो बनाया गया। इस फॉर्मूले के अंदर इसका मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T, ये है स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका है वही चेंज इन टेम्परेचर के बारे में जो बात हो रही थी, T है आपका, एंड 0.61 वो फैक्टर है जिससे वो आपका इंक्रीज करता है। तो एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है, कहते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस आपने बस इस टेम्परेचर की जगह पे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टाइम है, टाइम नहीं है, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, मोर प्रिसाइजली राइज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, ओके। सो इस कंडीशन में अगर मैं इस टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस वो आपको मिल जाएगी, विच इज 345.25 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसके लिए ना पहले आप ये समझो कि जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर is 5/8 times the density of dry air। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा जो वाटर वेपर है आपके ड्राई एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब जब आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है तो उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है एयर की। सो क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या होगी अब आपकी इस केस में डिक्रीज हो जाएगी, तो अगर एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। इसी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है ना ह्यूमिड एयर के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, क्योंकि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं उसके प्रेजेंस की वजह से जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, मोर प्रिसाइजली रूट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी कम होने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए इस लाइन का मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर। आई होप आपको ये वाला फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमने जो करना है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना ना तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। क्या करना, उसको बोलना कि आप अपने फ्रेंड को कि आप वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हो जाए और यहां पर ना एक टेबल फैन रखना। ठीक है, यहाँ पे आपका टेबल फैन हो गया और आप खुद टेबल फैन के पीछे खड़े हो जाना। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को बोलना, मान लो इसका ए नाम है और आप खुद बी हो, तो ए को बोलना कि वो साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो कुछ बोल ले, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपको उसकी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पीड है ना साउंड की, मतलब बेसिकली जो साउंड वेव है वो आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन
जो टेबल फैन जो है ना, इसकी जो विंड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करता है वो इसके स्पीड ऑफ साउंड को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप ये साउंड को अच्छे से सुन नहीं पाते। और उसी तरह आप अपने फ्रेंड को कहना कि फिर से वहीं खड़े रहें, बस आपने क्या करना है, इस टेबल फैन को लेकर ना अब अपने फ्रेंड के पीछे रख देना यहां पर, और इसको यहां पर चला देना है, और आप वहीं के वहीं खड़ जाओ, और उनको बोलना कि जिस तरह से पहले साउंड प्रोड्यूस किया है सेम टू सेम फिर से साउंड प्रोड्यूस करें। जब वो ऐसा करेंगे तो आप आसानी से वो साउंड जो है वो सुन पाएंगे। अब उसका रीजन वही कि इस बार आपकी विंड की डायरेक्शन और आपके साउंड की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, तो नेट विल बी वी प्लस डब्ल्यू, और आपको आसानी से वो सुनाई देगा। इवन थोड़ा दूर खड़े होंगे तब भी सुनाई देगा आपको। इस केस में ये v था, ये w था, तो यहां पर v माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यहां पे v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। आई होप आपको ये जो चारों फैक्टर्स है ये समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हमने ये समझ लिया है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए अब ये भी देख लें वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। सो देखिए, जब हम ये फॉर्मूले को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार जो v है ना वो अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो है। मतलब हमें ये भी लगता है कि अगर यहाँ पे प्रेशर को मैं इंक्रीज करूंगा ना, तो भी मेरी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा ना, उससे मेरे स्पीड ऑफ साउंड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं ना, तो प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। बॉयल्स लॉ पढ़ा है आपने इसके बारे में। सो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जहां तक हम डेंसिटी के फॉर्मूले को जानते हैं, जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम है ना, पहले भी इसको लेता हूं। तो क्योंकि मास ऑफ गैस आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सो जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। तो याद रखें, ये यहाँ पे स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम आपका कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी आपकी उल्टा इंक्रीज कर जाएगी। तो होता यह है कि जितने फैक्टर से आप अपने प्रेशर को इंक्रीज करते हो, उतने ही फैक्टर से जो डेंसिटी है एयर की वो भी इंक्रीज हो जाती है, सच दैट कि ये जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। तो क्योंकि पूरी रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए स्पीड में कोई आपका चेंज नहीं आता। तो ये बात समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी उसी मतलब रेशियो में बढ़ती है जिस रेशियो में आपने अपने प्रेशर को इंक्रीज किया होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, तो डेंसिटी भी आपकी यहाँ पर रो लिख देता हूँ, रो है, इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स, जिसकी वजह से इसकी रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर भी डिपेंड नहीं करता। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि जो वेव होती है ना वो इस तरह होती है, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होता है, राइट? ऐसे होता है। तो एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा ना, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इस एम्पलीट्यूड का मेरे स्पीड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड कम हो ज्यादा हो, मेरी स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। क्लियर? आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ भी आपको पता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है। तो मेरी स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि मैं आपको देखो फॉर्मूला भी दिखा चुका हूं, फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखेंगे तो गामा पी बाय रो होता है बस, और कोई फैक्टर नहीं यहाँ पे दिख रहा। तो इसलिए ना तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा और ना ही ये फ्रीक्वेंसी पे आपका डिपेंड करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करता। चलिए, अब हम ना स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। जहां तक हम बात करते हैं लाइट की, लाइट वेव की, पहली बात, लाइट वेव एक्चुअली वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, बट साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज वो मैकेनिकल वेव है और उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह लाइट वेव की अगर मैं बात करूं, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸,
which is about million times greater than the speed of sound in air, जो कि 330 मीटर पर सेकंड होती है at 0 डिग्री सेल्सियस। अब थर्ड, पता लाइट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना, तो उस केस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या है आपको आगे जाके पता लग जाएगा, बट उस रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज हो जाती है जब वो ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर ऑप्टिकल मीडियम टू द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड उल्टा कम हो जाती है जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करता है, लेकिन साउंड में तो उल्टा होता है। आपने देखा था कि जो स्टील होता है उसमें साउंड जो है वो तेज ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू गैस। एंड फोर्थ वन, जहां तक लाइट वेव की अगर मैं बात करता हूं ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साथ ही साथ वो एक ट्रांसवर्सल वेव है। ट्रांसवर्सल वेव जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेकिन जहां तक लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो वो एक मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहां पे क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये मैकेनिकल वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको है। तो इसी के मतलब अगर मैं कहूंगा कॉन्सिक्वेंस क्या है इतने लार्ज डिफरेंस का, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आपके सामने दिख भी रहा है, थंडर एंड लाइटनिंग। आप अच्छी तरह जानते हो कि जब थंडर एंड लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग आपको पहले दिख जाती है, बट जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है। रीजन, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है दैट इज मिलियन टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। इसलिए लाइट हमें पहले दिख गई, साउंड थोड़ी देर बाद हमारे पास आता है। ठीक है, ये एक पहला कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखिए, अगर एथलेटिक इवेंट के अंदर अगर आप स्टार्टर को देखते हो तो जो वो गन को फायर करता है आपको साउंड बाद में दिखाई देगा, लेकिन जो फ्लैश और जो स्मोक है वो आपको पहले दिखाई दे जाता है। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। उसी तरह अगर मान लो आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और कोई क्रिकेटर शॉट लगाता है, तो जैसे आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, आपको यह लगेगा कि उसने शॉट लगा दिया और थोड़ी देर बाद आपको आवाज सुनाई दी है। सेम रीजन, लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। आई होप आपको आज के लेक्चर के अंदर यह बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड आपका डिपेंड करता है और किस तरीके से आपका डिपेंड करता है, और साथ ही साथ कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज वेल एज द फैक्टर्स विच आर नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा हमने कंपेयर किया स्पीड ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट को, और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।